Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we are going to discuss on the CUT EVS PYQs that came in the 2022 पेपर. ठीक है, तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जून में एग्जाम होने वाला है और डेट्स जो हैं काफ़ी नज़दीक हैं. हम लोग PYQs को कंप्लीट करने जा रहे हैं और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे रेगुलर कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है, they have chances to join our regular courses, they can join our regular courses. ठीक है, तो जून के एग्ज़ाम के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए. चलते हैं, क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं इस बार का. So the first question they are asking about that given below are the two statement. One is labeled as assertion एंड अदर इज लेवल्ड एज रीजन. ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा हुआ था कि एक को असर्शन और एक को रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन बना के देता है. तो आइए चलते हैं, जो असर्शन है उसको समझते हैं क्या है. तो assertion is telling that polar jet stream flows from west to east, while reason is telling that polar jet stream is geostrophic wind which flows due to balance between Coriolis force and pressure gradient force. ठीक है, तो कोलिस फोर्स जो था डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एच, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स था, वो होता क्या था, कोलिस फोर्स के बराबर होता था. ठीक है, जिससे हम क्या निकालते थे, जियोस्ट्रोपिक विंड की वेलोसिटी निकालते थे. ये कोलिस फोर्स का फॉर्मूला होता था. ठीक है, और ये होता था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का फॉर्मूला. ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोलिस फोर्स थी, ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स थी, तो इसमें कोई चेंजेस था नहीं. ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ये काफी हद तक करेक्ट है. जो पहला वर्ड है वो काफी हद तक करेक्ट है, लेकिन हम लोग थोड़ा डिटेल में जानते हैं होता क्या है. जैसे कि एयर मूविंग टुवर्ड्स द पोल्स रिटेन इट्स ईस्टवर्ड मूवमेंट while earth's rotational velocity decreases beneath it. ठीक है, अर्थ की जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो कम होती है, बट पोलर विंड्स जो हैं अपर एटमॉस्फेयर में वो इस तरफ मूव करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट. क्लियर, ये जो समझा रहा है. So the result is the wind moves faster than the earth rotates, so it moves from west to east. समझे कि जो पृथ्वी है वो तो स्लो स्पीड से मूव कर रहा है. करेक्ट, वो स्लो स्पीड से मूव कर रहा है, बट उसके ऊपर का जो हवा है वो काफी तेजी से मूव करता है फास्टर स्पीड से अर्थ के रोटेशन के साथ. ठीक है, रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये फिगर दे रखा है आपको पोलर जेट स्ट्रीम का, you can see here this is a polar jet stream. Okay, so it is like this, it is present in the पोलवर डायरेक्शंस, पोल्स के पास जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है उनके ऊपर मोस्टली. आपका रशिया हुआ, आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ग्रीनलैंड वगैरह हुआ, आइसलैंड वगैरह हुआ, तो वहां पे जो ये दिख रहा है पोलर एयर, ये वहां पे ऐसे फॉर्म में मौजूद होता है. ठीक है, लेकिन ये मौजूद कहाँ होता है फिर जानने की कोशिश करते हैं. तो जेट स्ट्रीम जो होते हैं वो सर्कुम्पोलर नेचर में होते हैं. सर्कुम्पोलर मतलब अगर अगर आप मान के चलो कि ये आपका अर्थ है और ये इसका पोल है, तो सर्कुम्पोलर मतलब ऐसे वो चारों तरफ पोल के घूमते हैं. ठीक है, तो सर्कुम्पोलर होता है. पहली बात तो नैरो होता है, पतला सा स्ट्रीम होता है, कंसंट्रेटेड बैंड ऑफ मियंडरिंग. ठीक है, बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑफ विंड होता है, अपर ट्रोपोस्फेरिक एटमॉस्फेयर में मौजूद होता है, हाई वेलोसिटी होता है, जियोस्ट्रोपिक इन नेचर होता है, और इनके नीचे दो छोटे छोटे स्पीड विंड्स भी होते हैं, लो स्पीड विंड्स भी होते हैं, और ए पार्ट ऑफ वेस्टर्लीज भी होते हैं. ठीक है, वेस्टर्लीज मतलब वेस्ट से जनरेट होके ये विंड आते हैं. क्लियर, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं थी. इफ यू डोंट नो द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोलिज फोर्स, तो आपको ये चीज जानने की जरूरत है. आपको प्रेशर ग्रेडियंट और कोलिज फोर्स का मीनिंग अगर नहीं पता होगा तो आप इन तरीके के आंसर्स को नहीं बना पाओगे. ठीक है, कोलिज फोर्स का भी आइडिया होना चाहिए आपको, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का भी आइडिया होना चाहिए. काफी लेक्चर जो पुराने क्वेश्चंस के लिए गए हैं उनमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो. और जिन बच्चों को हमारे रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करना है, दे कैन ज्वाइन आवर रेगुलर क्लासेस एंड अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स, processes and everything that you need to understand related to atmosphere for your examination point of view. Clear? चलो,
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछता है कि तुम्हारा जो एयर है, एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज आर नॉट रिलेटेड, क्या ये किसी एंगल से भी सही लगता है? नहीं लगता है, ठीक है। दूसरा वर्ड है कि क्लाइमेट चेंज सच एज ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये सही है? 100% सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज नॉट कंसिडर्ड एज ए एयर पोल्यूटेंट, ये भी सही है 100%। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। ए इज नॉट करेक्ट एंड आर इज करेक्ट। देखो पॉइंटर्स में अगर लिखते हैं तो बात करते हैं तो एमिशन ऑफ पोल्यूटेंट इनटू द एयर कैन रिजल्ट इन द चेंज ऑफ क्लाइमेट, सही बात है भाई। क्लाइमेट चेंज के लिए अगर पॉल्यूटेंट्स बाहर निकल जाएं, जैसे कि तुम्हारा वेहिकुलर एमिशंस हो रहा है, ठीक है, वेहिकुलर एमिशंस हो रहा है, ठीक है, तो उससे क्या पॉल्यूशन नहीं हो रहा है? हो रहा है। क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है? हो रहा है। सो दीज पॉल्यूटेंट्स इंक्लूडिंग ग्रीन हाउस गैसेस आर ऑफन रिफर टू एज क्लाइमेट फैक्ट फोर्सर, ठीक है, क्लाइमेट को फोर्स करते हैं लोग, क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओजोन एटमॉस्फेयर जो है वो वार्म हो जाता है क्लाइमेट को, वाइल डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पीएम कैन हैव ईदर वार्मिंग और कूलिंग इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट, ठीक है, दोनों चीजें कर सकती है। तो ये क्लाइमेट चेंज की प्रक्रिया जो है ये एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से भी हो सकता है। By adding more carbon dioxide to the atmosphere, people are supercharging the natural greenhouse effect, causing the global temperature to rise, ठीक है, ग्लोबल टेम्परेचर को राइज करने के लिए तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो ग्रीन हाउस के इफेक्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्लियर। फिर बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, CO2 की। तो CO2 इज नॉट कंसिडर्ड एज ए एयर पोल्यूटेंट एज इट ऑकर्स नेचुरली इन द एयर, ठीक है भाई। प्लांट क्या है? प्लांट्स की बात करें तो प्लांट क्या ले रहा है भाई? प्लांट तो CO2 ले रहा है ना, तो नेचुरली वो मौजूद है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए, ठीक है। However, the CO2 concentration in the atmosphere has significantly increased due to human activity, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इंक्रीज हो गया है, इस वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग का रूप ले रहा है, अदरवाइज वो नॉट ए पॉल्यूटेंट, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो एक ग्रीन हाउस गैस अलोंग साइड विथ नाइट्रस ऑक्साइड एंड मीथेन, ठीक है। ये चीज समझ में आना चाहिए तुमको। तो ये क्वेश्चन भी काफी हद तक इजी था, ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में ऐसा बड़ा कोई बम्बार्ड वाला क्वेश्चन नहीं था। जिन्होंने इस क्वेश्चन को करेक्ट किया होगा वो भी इजीली आंसर किए होंगे, ठीक है। दिस इज नॉट ए वेरी प्रोमिसिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू शुड नो, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था ये भी। आगे की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है इसने कि अरेंज द फेजेस ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व फॉर इनिशिएशन टू टर्मिनेशन, ठीक है, ये पूछा है। तो अगर माइक्रोबियल ग्रोथ की बात करें तो पहला क्या है? लैग फेज, नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, कोई इंक्रीज नहीं होता है। दूसरा होता है लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा। फिर आता है स्टेशनरी स्टेज, प्लेट्यू इन द नंबर ऑफ लिविंग सेल्स, रेट ऑफ सेल्स डिवीजन एंड डेथ रफली इक्वल, ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, स्टेशनरी हो गया है, ठीक है। देन कम्स डेथ, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द लिविंग बैक्टीरिया सेल्स, ठीक है। So it is a like a phases, you go from here then here then here, okay। So what do you understand? यहाँ पे अगर हम अरेंज करें तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले लैग पेज है 1, देन कम्स लॉग पेज, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें एक्सपोनेंशियल पेज, लॉग पेज मतलब एक्सपोनेंशियल पेज, ठीक है। देन कम्स स्टेशनरी फेज, देन कम्स डेथ फेज, ठीक है। तो पहले डी से शुरू होगा, फिर आपका सेकंड में जाएगा बी, डी, बी, ए, सी, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे डी था। तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, नॉट ए वेरी हाई फाई क्वेश्चन कि आपको इसका मीनिंग भी नहीं समझ में आएगा। आई थिंक माइक्रोबियल ग्रोथ कर्व जो है, नाउ इट इज क्लियर फॉर यू कि कैसे बैक्टीरिया ग्रो करता है। पहले उसको लैग फेज से शुरू तब होता है जब उसको कोई मीडिया मिलता है, उसको कुछ खाना मिलता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर अचानक से उसकी ग्रोथ जो होती है काफी स्टेबल हो जाती है, जहाँ पे डिवीजन और जो डेथ है वो बराबर हो जाते हैं। देन इट गोज ऑन डिक्रीजिंग, ठीक है, लिविंग बैक्टीरिया जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू क्या? नॉन प्रेजेंस ऑफ देयर न्यूट्रिएंट्स कंटेंट, जो उनको चाहिए वो खाना अगर नहीं मिलता है तो डेथ फेज में वो चले जाते हैं, डिक्लाइन फेज जिसको बोलते हैं। काफी इजी है, कोई बड़ा चीज नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर भी जिन्होंने बनाया होगा बड़े अच्छे से बनाया होगा, और जो नहीं बना रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आगे, तो वो इस क्वेश्चन को और अच्छे से बनाए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर बात करता है तुम्हारा क्वेश्चन में यहाँ की राइट वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की फॉर सोर्स
टू डिस्पोजल फ्रॉम गिवन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आप करोगे क्या, सबसे पहले आप अवॉइड करोगे, किसको, वेस्ट को आप अवॉइड करोगे। ठीक है, अगर नहीं हो पा रहा है अवॉइड तो रिड्यूस करोगे। ठीक है, सेकंड में, थर्ड में क्या करोगे, रीयूज करोगे। अगर रीयूज भी नहीं हो पा रहा है तो रिसाइकल कर दो। रिसाइकल करने के बाद उससे कुछ यूजफुल मटेरियल रिकवर करो। ठीक है, बचे कुचे को ट्रीट करो और फिर डिस्पोज करो। करेक्ट, ये मैटर है। तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या करोगे, अवॉइड करोगे। करेक्ट, ठीक है, पहला तो अवॉइड ही होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें, क्या होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए, मतलब मिनिमाइज होना चाहिए। ठीक है, मिनिमाइज होना चाहिए, रिड्यूस होना चाहिए। थर्ड में क्या है आपका, रीयूज के बाद रिसाइकल है, तो थर्ड में आपका रिसाइकल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि अगर नहीं हो पाया तो उसके बाद आप ट्रीट करोगे, फोर्थ में आप ट्रीट करो। ठीक है, फिफ्थ में आप डिस्पोज करो। करेक्ट, तो अगर हम बात करते हैं, शुरू करते हैं तुम्हारा कहाँ से, अवॉइड से। ठीक है, अवॉइड से शुरू होगा तुम्हारा। ठीक है, अवॉइड, सी ऑप्शन जो है फर्स्ट, वो ही तुम्हारा आंसर है। देखो यही अरेंजमेंट है। ठीक है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, वेस्ट मैनेजमेंट हायरार्की का जो क्वेश्चन है काफी इजी है। क्या क्या करोगे उसके बाद प्रोसेस में। ठीक है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, नॉट ए वेरी प्रोमिसिंग क्वेश्चन जो कि आप बना नहीं पाओगे, अगर सोचोगे दिमाग में तो भी इस क्वेश्चन को बना पाओगे। ये कोई तोप मार क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो आई होप कि दिस क्वेश्चन ऑल्सो बिन वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, बहुत कम समय रह गया है, जिन बच्चों को रियली प्रिपरेशन करना है, 1 महीने का टाइम है, आप सब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन में लगो और फाइनल आउट करो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है कि अरेंज द फॉलोइंग सॉइल ओरिजिन्स फ्रॉम टॉप लेयर ऑफ सॉइल टू इंक्रीजिंग डेप्थ बिलो। ठीक है, तो जब ऐसे क्वेश्चन दिया है तो इसको तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि सॉइल ओरिजिन में सबसे पहले क्या आता है, ओ लेयर, जो कि ऑर्गेनिक लेयर होता है जिसमें ह्यूमस कंटेंट होता है। ये ह्यूमस कंटेंट होता क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द लीटर। ठीक है, लीटर्स लीटर्स डिकम्पोज होते जाते हैं, प्लांट्स के जो टुकड़े होते हैं, जो ट्विग्स होते हैं, जो आपके लीव्स होते हैं, वो डिकम्पोज होकर ह्यूमस फॉर्म में वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब कोई पूछेगा कि ह्यूमस में क्या होता है, ह्यूमस में दो तरीके की चीजें होते हैं, एक होता है फ्लूबिक एसिड, फ्लूबिक, एक होता है ह्यूमिक। फ्लूबिक एंड ह्यूमिक एसिड्स, दो चीजें मौजूद होती हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए ह्यूमस में। ठीक है, फिर आपकी बात करते हैं कि उसके बाद का जो लेयर आता है टॉप सोइल है, जिसमें मिनरल होता है विथ ह्यूमस। फिर आता है आपका लीज्ड मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर लेयर, जो कि ई लेयर है। ठीक है, फिर आपका डिपोजिटेड मिनरल लेयर होता है, जो कि मेटल सॉल्ट से भरा हुआ होता है। ठीक है, इस लेयर को हम बोलते हैं इलुविएशन लेयर, जहाँ से लीच कर रहा है, और इस लेयर को हम बोलते हैं इलुविएशन लेयर। ठीक है, आई होता है एक में ई होता है। ठीक है, फिर आपका सी लेयर आता है, जिसपे पेरेंट ड्रॉप पे वो मौजूद है तुम्हारा, जितना भी सॉइल ओरिजिन्स है। ठीक है, और उसके बाद फाइनली आता है बेड रॉक। ठीक है, तो बेड रॉक तो लास्ट में रहेगा, देखो बेड रॉक सभी में लास्ट में दिया है। ठीक है, तो बेड रॉक विल बी द फिफ्थ। ठीक है, सबसे ऊपर कौन आ जाएगा, ए में हॉरिजन, फर्स्ट आ जाएगा हॉरिजन। ठीक है, तो ऑप्शन लास्ट तो कट ही गया, कट आउट हो गया। अब बात करते हैं, देखो ये दोनों तो काफी इजी है, ये इनको अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो उसके बाद तो टॉप सॉइल ही आएगा। ठीक है, टॉप सॉइल आएगा तो 2 में यही रहेगा, तो ए के बाद डी आने की पॉसिबिलिटी है, तो यही आंसर है भाई, ए डी बी। ठीक है, बी आएगा, उसके बाद तुम्हारा सी आएगा, और ये आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन काफी इजी था, ऐसा कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था, कि सॉइल ओरिजिन के बारे में अगर आपको आइडिया होगा तो आप इस क्वेश्चन को भी बना पाओगे। दिस इज नॉट ए वेरी प्रोमिसिंग क्वेश्चन कि आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, तो आप बना ही नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे जिनको आपको डीलिंग करना था, और जिनकी वजह से आपका ये एग्जाम्स में अगर रुक गया है तो अगेन से प्रिपरेशन करो। ऐसे ही बड़े ही कंसेप्चुअल और इजी क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपको पता होंगे इन तरीके के कंसेप्ट्स को, जो तो आप आंसर आराम से बना पाओगे। ठीक है, आई एम ब्रिंगिंग यू द कोर कंसेप्ट। ठीक है, कोर कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस फॉर गेटिंग यू इनटू द एग्जाम। ठीक है, तो कोर कंसेप्ट पे फोकस करो बच्चों। ठीक है, उससे आपका एग्जाम क्लियर होगा। करेक्ट, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम, हैव ए नाइस डे।